एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा 1000 एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर 10 है, जिसमें हम कुछ 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 15 के 15 क्वेश्चंस बिजनेस सर्विसेज से रिलेटेड होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 101। ए पर्सन गेट्स हिज स्टॉक worth ₹50,000 insured for ₹70,000. If fire occurred and whole stock damage, insurance company admit a claim for ₹50,000 only and not ₹70,000. Identify the principle of insurance being applied. वैल्यू है 50,000, इंश्योरेंस कराया गया 70,000 का और डैमेज होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने 50,000 का क्लेम एडमिट किया, 70,000 का क्लेम एडमिट नहीं किया। तो इंश्योरेंस का कौन सा प्रिंसिपल इस सिचुएशन में अप्लाई होगा? इंश्योरेंस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, इसका आंसर करने के बाद हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। तो अगर आप ज्यादा वैल्यू का इंश्योरेंस करते हो अपने स्टॉक की वैल्यू से ही, आपका जो भी थिंग है, जो भी चीज है, उसकी वैल्यू से ज्यादा का आप इंश्योरेंस करते हो, तो कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा? प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी। यानी कि आप इंश्योरेंस से कोई भी फायदा उठा नहीं सकते। अगर हम फायदे की बात करते हैं तो वो क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी। यानी कि इंश्योरेंस से आप एडवांटेज या प्रॉफिट गेन नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक बार शॉर्ट में सारे प्रिंसिपल देख लेते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ मीन्स जो आपका एप्लीकेंट है, यानी कि जो बंदा इंश्योरेंस करा रहा है, उसको चीज के बारे में, उससे एसोसिएटेड रिस्क के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को देनी चाहिए। और इंश्योरेंस कंपनी को भी जो भी बेनिफिट है, रिस्क है और जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड मटेरियल फैक्ट है, वो एप्लीकेंट को बताने चाहिए। दिस प्रिंसिपल इज एटमोस्ट गुड फेथ। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। यानी कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट किस किस सिचुएशन में आपको बेनिफिट मिलेगा, ये इंश्योरेंस इंटरेस्ट कब होगा? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ इंश्योरेंस, तो जब इंश्योरेंस लेते हैं, एट द टाइम ऑफ टेकिंग इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। मैरिन इंश्योरेंस में एट द टाइम ऑफ लॉस और इवेंट अकर, अगर लॉस होता है या जिस चीज के लिए आपने, जिस एक्सीडेंट या जिस फ्यूचर सिचुएशंस के लिए इंश्योरेंस कराया है, वो हैपन होती है, तभी आपको इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा। फायर इंश्योरेंस में एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग एज वेल एज एट द टाइम ऑफ लॉस, दोनों सिचुएशन में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। थर्ड प्रिंसिपल इज इंडिमिनिटी। इंडिमिनिटी मीन्स सिक्योरिटी और कंपनसेशन अगेंस्ट लॉस। यानी कि इसका मीनिंग है कि आपका अगर लॉस होता है तो आपको उसके बदले में कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन एक्चुअल लॉस के बदले में आप इससे कोई भी बेनिफिट या गेन नहीं ले सकते। यू कैन नॉट मेक प्रॉफिट फ्रॉम इंश्योरेंस एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में जितना हम पे करते हैं उससे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, लेकिन बाकी इंश्योरेंस में आप बेनिफिट नहीं ले सकते। लाइफ इंश्योरेंस क्या है? इंडिमिनिटी का एक्सेप्शन है। इंश्योरेंस कंपनी नॉट पेड मोर देन द इकोनॉमिक लॉस ऑफ इंश्योर्ड। जो उसका इकोनॉमिक लॉस है उससे ज्यादा वो पे नहीं करेगा। यानी कि जैसे हमारे एग्जांपल में 50,000 इंश्योरेंस उसने 70 का कराया है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको 70 लॉस पे नहीं करेगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रॉक्सिमेट क्लोज। बहुत सारे डैमेज के रीजन होते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के, या जो जिस चीज का भी आपने इंश्योरेंस कराया है, तो इंश्योरेंस कंपनी पहले उस डैमेज का कॉज जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है एंड देन उसके बाद डैमेज के लिए पे करती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सब्रोगेशन। अकॉर्डिंग टू सब्रोगेशन प्रिंसिपल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूट और रिकवरी। यानी कि अगर किसी की वजह से लॉस हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी उस थर्ड पार्टी से जो भी लॉस की वैल्यू है उसको रिकवर कर सकती है, और जो चीज डैमेज हो जाती है उसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी का राइट हो जाता है। कंट्रीब्यूशन
अगर किसी ने एक से ज्यादा कंपनी से इंश्योरेंस कराया हुआ है तो जो भी लॉस की वैल्यू है वो सारी कंपनी क्या करेंगी, कंट्रीब्यूट करेंगी, उसमें अपना अपना पार्ट पे करेंगी। देन एवरेज क्लोज। सी, एवरेज क्लोज तब अप्लाई होता है जब गुड्स की वैल्यू से या जिस भी चीज का इंश्योरेंस कराया जा रहा है उसकी वैल्यू से कम का इंश्योरेंस कराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज है 10,000 की और इसका इंश्योरेंस कराया गया है 8,000। कोई चीज है 20,000 की वैल्यू की और उसका इंश्योरेंस कराया गया है 15,000। यानी कि अगर कोई इंश्योरेंस किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू से कम कराया जाता है, चाहे वो थिंग हो या फिर किसी भी प्रॉपर्टी का हो या कुछ भी इंश्योरेंस आपने कराया है, उसकी एक्चुअल वैल्यू से कम वैल्यू का इंश्योरेंस अगर कराया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, एवरेज क्लोज। एवरेज क्लोज में क्लेम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उसके बेस पे क्लेम सेटल किया जाता है। क्या होता है, अंडर इंश्योर्ड वैल्यू, यानी कि कितना कम है। सपोज मैंने एग्जांपल दिया कि कोई चीज जो है 10K की थी और उसका इंश्योरेंस जो है कितना कराया गया है, 8K। 10,000 की चीज का 8,000 का इंश्योरेंस कराया गया है तो इसमें अंडर वैल्यू क्या है, 2K, 2,000 इनटू वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। एक्चुअल में वैल्यू कितनी है, 10,000, इंश्योरेंस कराया गया है 8,000। तो क्लेम कैसे निकलेगा, इनका डिफरेंस, यानी कि जो अंडर वैल्यू है, कितनी है अंडर वैल्यू, 2,000 डिवाइडेड बाय, सॉरी मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कितनी है, 10K, एंड देन उसके बाद इंडिमिनिटी वैल्यू, यानी कि वैल्यू एट द टाइम ऑफ लॉस। लॉस के टाइम पे जो वैल्यू है, सपोज 10K की वैल्यू थी, इंश्योरेंस 8K का कराया गया और जो लॉस है वो हुआ है 9K, 9,000 का लॉस हुआ है। तो किस तरह से चीजें की जाएंगी, अंडर वैल्यू यानी कि 2K डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इंडिमिनिटी यानी कि वैल्यू ऑफ लॉस 9K इंटू वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, 10K। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे और क्या निकालेंगे, आंसर। क्लियर है, यानी कि इस फॉर्मूले के थ्रू क्लेम को फाइंड आउट किया जाएगा। अभी एक मैंने न्यूमेरिकल डाला है इसमें पर्टिकुलर कैलकुलेशन के लिए, वी विल डिस्कस द डिटेल देयर। दिस इज द क्वेश्चन, इसमें आपको कैलकुलेशन पता चल जाएगी किस तरह से हमें करनी है। सी, a person insured his property worth rupees 10,000 against fire for rupees 8,000. His actual loss by fire is rupees 5,000 and there is an average clause in the policy. His claim will be, average clause है तो उसका claim किस तरह से calculate करेंगे। 10,000 वैल्यू है, 8,000 का इंश्योरेंस है और लॉस कितना हुआ है, 5,000 का। क्या बताया आपको, डिफरेंस लेना है, अंडर वैल्यू, अंडर वैल्यू कितनी है 2 इंटू एक्चुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 10,000 डिवाइडेड बाय एक्चुअल लॉस और यू कैन से वैल्यू ऑफ इंडिमिनिटी। तो कितनी है वो 5। तो क्या हो गया फॉर्मूला, 2/5 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 10,000, यानी कि क्लेम कितना मिलेगा उसको, 4,000। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। और एवरेज क्लोज कब अप्लाई होता है, जब इंश्योरेंस क्या किया जाता है, अंडर वैल्यू का। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी। अभी मैंने प्रिंसिपल समझाते हुए आपको बताया कि इंडिमिनिटी का मीनिंग है कि आप इंश्योरेंस से कोई भी एडवांटेज या बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि लाइफ इंश्योरेंस जो है इंडिमिनिटी प्रिंसिपल का एक्सेप्शन है। तो वही क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी। तो कौन कवर्ड नहीं होगा, लाइफ इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैरीन इंश्योरेंस। मैरीन इंश्योरेंस का कौन सा सब्जेक्ट मैटर है, फ्राइट, हुल, कार्गो, ऑल ऑफ द अबव। तीनों के तीनों जो है मैरीन इंश्योरेंस से रिलेटेड है। इट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 105,
आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. RTGS is a fund transfer system from one bank to another. Transactions are settled immediately on a real-time basis, on gross basis or none. In RTGS, transactions are settled immediately. Option number A is the right answer. Question number 6. Which one of the following is not the form of e-banking? चेक, एटीएम, पीओएस, एनईएफटी. तो कौन नहीं है इसमें से ई बैंकिंग? चेक. एटीएम आप सबको पता है, एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस ये ऑनलाइन ट्रांसफर की मेथड है. पीओएस क्या होता है? जब हम शॉपिंग करते हैं अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से, जब पेमेंट करते हैं वहां पे शॉपिंग करते हुए, तो वो क्या है? पॉइंट ऑफ सेल. ठीक है, तो यहाँ पे ई बैंकिंग का कौन पार्ट नहीं है, कौन नहीं है? चेक. क्वेश्चन नंबर 107. लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस बिकॉज. लाइफ इंश्योरेंस एश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, क्यों? द सम एश्योर्ड इज सर्टेनली पेड. जो सम एश्योर्ड किया गया वो जरूर पे किया जाएगा. तब पॉलिसी विल सर्टेनली मैच्योर, पॉलिसी जरूर मैच्योर होगी. डेथ विल सर्टेनली अकर, डेथ जरूर होगी. द लॉस विल सर्टेनली अकर, लॉस जरूर होगा. तो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है बिकॉज द सम इंश्योर्ड इज सर्टेनली पेड. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 108. Which of the following is not applicable in life insurance? इनमें से लाइफ इंश्योरेंस में क्या एप्लीकेबल नहीं होता? यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, नन ऑफ द अबव. वही सेम क्वेश्चन को घुमा के दूसरे टाइप से पूछ लिया. क्या नहीं अप्लाई होता लाइफ इंश्योरेंस में? इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट. 109. What is the primary function of the bank? बैंक का प्राथमिक फंक्शन, प्राथमिक कार्य क्या है? इशू ऑफ क्रेडिट लेटर, कीपिंग वैल्यूएबल, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, गिविंग लोन फॉर एजुकेशन. बैंक का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या होता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. सबको पता होगा इसका आंसर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. 110. मेट्स रिसिप्ट इज इशूड बाय. सबसे पहले समझ लीजिए ये मेट रिसिप्ट होती क्या है. ए मेट रिसिप्ट इज अ टेम्परेरी रिसिप्ट issued and signed by the officer of a vessel to acknowledge the goods ready to be loaded on a ship. यानी कि गुड्स शिप पर लोड होने के लिए रेडी है, उसके लिए टेम्परेरी जो रिसिप्ट इशू की जाती है उसे क्या कहते हैं? मेट रिसिप्ट. दिस एक्ट एज एविडेंस दैट गुड्स वर लोडेड इन द वेसल but it does not have the same validity as for instance the bill of lading. ये टेम्परेरी होती है, इसकी वैलिडिटी बिल ऑफ लेडिंग के इक्वल नहीं होती. इट इज इशूड बाय द कैप्टन ऑफ शिप और हिज असिस्टेंट. कौन इश्यू करता है? कैप्टन ऑफ शिप और हिज असिस्टेंट. यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रिंसिपल ऑफ सेब्रोगेशन अप्लाइज टू. सेब्रोगेशन प्रिंसिपल क्या था? कि भाई आप लॉस को सब्स्टिट्यूट या रिकवर कर सकते हो किससे? थर्ड पार्टी से, जो कि लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो ये किस में अप्लाई नहीं होगा या किस में अप्लाई टू किस में अप्लाई होगा? ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस ओनली, मैरीन इंश्योरेंस ओनली, फायर एंड मैरीन इंश्योरेंस. ये अप्लाई होगा फायर और मैरीन इंश्योरेंस में. लाइफ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल नहीं होता है. 112. X mortgage certain property with Y who has insurable interest in property. See, X ने अपनी प्रॉपर्टी Y के पास गिरवी रख दी है, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसका होगा? X का, Y का, बोथ X एंड Y, नन ऑफ दिस.
अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी दूसरे के पास गिरवी रख देता है, क्योंकि उसके पास फॉर्मल डॉक्यूमेंट होंगे मॉर्गेज के, गिरवी के, तो वहां पे जिसके पास प्रॉपर्टी है उसी का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 113, अनलेस द मैरिन पॉलिसी अदरवाइज प्रोवाइडेड इंश्योरर इज लायबल। अगर मैरिन इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया, यानी कुछ स्पेशल क्लोज या कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इंश्योरर किस चीज के लिए लायबल है? इफ द लॉस इज कॉज्ड बाय ऑर्डिनरी वियर एंड टियर, अगर लॉस नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से हुआ है, टूट फूट की वजह से हुआ है। इफ द लॉस इज कॉज्ड बाय पेरिल इंश्योर्ड अगेंस्ट, अगर लॉस जिस चीज के लिए इंश्योरेंस लिया गया था उसकी वजह से हुआ है। इफ द लॉस इज कॉज्ड बाय ऑर्डिनरी लीकेज एंड ब्रेकरेज, अगर साधारण लीकेज या ब्रेकरेज की वजह से लॉस हुआ है। इफ द लॉस इज कॉज्ड बाय इनहेरेंट नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, या फिर हर किसी का एक वो होता है कि आप एक पर्टिकुलर चीज को लेके जा रहे हो तो इतना लॉस होना ही होना है, अगर उसकी वजह से लॉस हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो किसके लिए लायबल है? अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो जिस चीज के लिए इंश्योरेंस किया गया है उसी पर्टिकुलर लॉस को पे करने के लिए इंश्योरर लायबल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, एवरेज क्लोज इन अ फायर पॉलिसी इज इंश्योर्ड इन ऑर्डर टू चेक मेनली। एवरेज क्लोज फायर पॉलिसी में क्यों होता है? अंडर इंश्योरेंस, ओवर इंश्योरेंस, बोथ, नन ऑफ दीज। ये भी हमने डिस्कस किया था। एवरेज क्लोज किसके लिए होता है? अंडर इंश्योरेंस। इन विच ईयर क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी स्कीम इंट्रोड्यूस इन इंडिया? इंडिया में इंश्योरेंस पॉलिसी, क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 1985 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? ये थे आज के 15 क्वेश्चन। दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।